सर अभी अभी बिहार में इलेक्शन खत्म हुआ सर। जिस तरीके से बिहार में माहौल बना था कि इस बार हम लोग पलायन को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, ये सारी मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा था सर। हम लोग देखते हैं सर, जन स्वराज के फाउंडिंग फादर जो कि प्रशांत किशोर है, उन्होंने इन चीज़ों को लेकर के बहुत मुद्दा उठाया, बहुत माहौल भी बनाया। ऐसा लग रहा था कि पूरे युवा एकदम उनके साथ है। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि लगभग 100 सीटों से ज़्यादा पे उनकी जमानत जब्त होगी सर। उनका उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। तो सर क्या लगता है, एक अल्टरनेटिव पावर की तरह सर, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की तरह जन स्वराज आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा? ओके, तो ये छोटू का सवाल है कि जिस तरीके से पूरे के पूरे आप देखे होंगे 2025 का जो बिहार इलेक्शन हुआ था, उसमें सबसे बड़ी बात ये था, जो युवा है, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो जो माइग्रेट कर रहे थे, जो किसी जॉब को लेकर के, ये सब आप देखेंगे तो एक होप बना था कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और इस पूरे होप के पीछे का जो सबसे बड़ा सेंटर था वो था जन स्वराज। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे बिहार की बातें करें तो बिहार में आपको जनरली देखोगे कि दो इंपॉर्टेंट जो बिग पार्टी के तौर पे आते हैं, एनडीए अलायंस आते हैं और एक महागठबंधन जिसमें आरजेडी होता है। ठीक है, एनडीए अलायंस में जिसमें बीजेपी और जेडीयू आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सबके अलावा कोई बिहार में सबसे ज्यादा जो आया था इस बार, वो उसका नाम था जन स्वराज। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है, क्या जन स्वराज, तो तुम्हारा सवाल है, क्या क्या जन स्वराज सच में बिहार के अल्टरनेटिव सेंटर्स, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ सेंटर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? तो इसका सबसे पहले तो हम लोग इस पे बात करते हैं कि जन स्वराज के जो फाउंडिंग फादर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। बात समझो क्या किए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे बातें बोले, कहा कि बहुत सारे मीडिया का सवाल था कि आपने ये बातें कहा था, ये सब पूरा नहीं हुआ है। देखो कि कभी होता है क्या है कि कभी कभी किसी चीज को आगे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, खास करके इंडियन डेमोक्रेसी में अपना पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको बिग फाइट करनी पड़ती है, एक बेसिक अल्टरनेटिव आपको देनी होती है। तो पूरे जनसुराज के बारे में तुम बात करोगे तो पूरे जनसुराज ने जो 2 महीना या 3 महीना जो भी इनका रैली हुआ, चाहे वो 3 साल से मेहनत कर रहे थे, मेहनत तो किए जो भी बात है, लेकिन जो 2 या 1 महीना तुमको जो देखने को मिलेगा, वो उनका जो पूरे वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स देखेंगे वो जनरली कास्ट के आधारित नहीं था। तुम देखोगे जनरली वो कास्ट पे वोट नहीं मांग रहे थे, धर्म के आधार पे वोट नहीं मांग। इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है कि कास्ट और धर्म जब सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में हो तो धर्म पे वोट मांग लो, अगर आप रीजनल पॉलिटिक्स में हो तो कास्ट पे वोट मांग लो। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जन स्वराज के पूरे एजेंडा में कास्ट और धर्म शामिल नहीं था। आपको जनरली तुमको देखने को मिलेगा छोटू, या तो वो पलायन कर्ता के बारे में सवाल था, या तो स्टूडेंट को लेकर के सवाल था, युवा को लेकर के सवाल था, स्कूल एजुकेशन कॉलेज को लेकर के सवाल था, बहुत सारे कुछ वो क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन क्या है ना कि जो बिहार की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो बिहार की जनता है, तुमको यहाँ पे देखना होगा क्या बिहार की जनता उससे कनेक्ट हो पाया, उस मुद्दे से कनेक्ट हो पाया, तो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। क्योंकि बड़े स्तर पे पहले से ही जो बिहार की जनता जिस तरीके से राजनीतिक चाह रहे थे, वो जो जाति धर्म, यही चीज इस बार भी क्या रहा, हावी रहा, जाति या धर्म की राजनीति। ठीक है, तो जो बेसिक मुद्दा था वो जनरली उनको पकड़ नहीं पाया, जन स्वराज के मुद्दे, जिसके कारण उनके बहुत सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई, या तो उनके कैंडिडेट हार गए, मैक्सिमम वोटों से हार गए, ठीक है, मैक्सिमम मार्जिन से हार गए, और जो सबसे बड़ी बात है उनका खाता भी नहीं खुला। नहीं, खाता नहीं खुलना, एक उम्मीद रखना, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। और बहुत अच्छे एजेंडा पे चुनाव लड़े। ठीक है, कल का पीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखोगे तो बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जनता ने जिताया तो आप जो जो प्रॉमिस किए पूरा करो, नहीं करोगे तो हम आपसे सवाल क्या करेंगे। तो अब देखो, हारा तो महागठबंधन भी है, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, तुमको कुछ देखने को नहीं मिलेगा वहां। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखो, अपने में अपने लड़ रहा है, एक दूसरे पे ब्लेम या क्लेम कर रहा है, मैं आपके कारण हार गया, सीट बंटवारा अच्छा से नहीं हुआ, आपने अच्छे से प्रचार नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। वो एक दूसरे पे ब्लेम क्लेम क्या करते हुए कर रहा है दिख रहा है, या फिर पार्टी के अंदर में वार चल रहा होगा, या पार्टी के जो पार्टी होंगे उसके घर के फैमिली के अंदर में, परिवार में वार चल रहा होगा। तो जो महागठबंधन अलायंस था वो फ्लॉप भी हुआ, महावार में भी क्या है, बदल एक दूसरे, कांग्रेस उसको बोल रहा है, आरजेडी उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, ये सब चीजें चल रहा है, तो वो लोग महावार में लगा हुआ है। लेकिन कल जो पीके का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे उसमें तो कितना अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं वो। ठीक है, बिहार की जनता को बात समझ में आए या नहीं आए, लेकिन तुमको बात करते हुए दिखेगा। मैं चुनाव में कोई पॉलिटिकल पद पे तो हूं नहीं कि मैं रिजाइन दूंगा, तो मैं कहाँ हूँ, तो मैं एक बिहार का जनता हूँ, और मैं बिहार की जनता होने का मैं सवाल क्यों नहीं पूछ सकता।
तो पीके जिस तरीके से बोल रहा है कि नहीं मैं तो सवाल पूछता रहूंगा, मैं ये चीजें करता रहूंगा, मैं इस चीज को क्विट करने वाला नहीं हूँ। अगर मैं पॉलिटिकल पद पे होता तो मैं रिजाइन दे देता, मैं अपनी बात पे अभी भी क्या हूँ, तो मेरे को सवाल पूछना था। तो कहने के लॉजिक यही होता है कि अगर आपको अल्टरनेटिव सेंटर बनना है, कहीं भी अल्टरनेटिव सेंटर बनना है, तो आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। और खास करके बिहार जैसे राज्यों में अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बनना है, खास करके इंडियन पॉलिटिक्स का, तो आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा। तो अगर ये सब कुछ को तुम देखते हो, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर तुम समझ सकते हो कि हाँ, जन स्वराज ने जिस तरीके से कहा कि मैं तो डायरेक्ट सवाल करता रहूंगा और ये 5 साल तक मैं सवाल करूंगा और एक नए तरीके से अपने आप को रीअरेंज भी करूंगा, रीस्ट्रक्चर्स भी करूंगा और फिर क्या करूंगा, फिर आगे की चुनाव भी में जो होगा वो देखा जाएगा। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर या अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे बिहार में जन स्वराज क्या होगा, वो राइज करेगा, इवॉल्व होगा। उससे पहले मैं उनके सपोर्टर को बता दूं कि देखो भाई क्या होता है ना कि आप देखोगे रेनेसांस से पहले पूरी दुनिया एक तरह से एक फेज था जो डार्क एज में चल रहा था। कौन सा फेज में चल रहा था? डार्क। 1000 सालों तक अंधकार युग था, लेकिन उस अंधकार युग को रेनेसां ने क्या किया, समाप्त किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई अब ये मान ले कि अंधकार युग समाप्त ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल है भी नहीं, समाप्त तो होता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको अल्टरनेटिव सेंटर बनाना पड़ता है। जैसे मैकियावेली ने बनाया, जैसे आप देखो दांते ने बनाया, बहुत सारे फिलोसफर आए जिन्होंने सब चीजों को क्या किया, दिया, तब जाकर दुनिया आगे बढ़ी, मॉडर्न साइंस है, टेक्नोलॉजी है। तो उसी प्रकार सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो जिस तरीके से जन स्वराज ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस तरीके से अपने बात को रखा, तो इससे पूरी उम्मीद है कि जन स्वराज, होता है कभी कभी सेटबैक लगता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो बिहार की जनता को कनेक्ट भी कर पाएगा, बिहार की जनता को अच्छे ऑप्शन भी दे पाएगा कि भैया इसके अलावा भी इस पे आप सोच सकते हो, बस यहीं तक की राजनीति नहीं होती, कास्ट और धर्मी राजनीति का अड्डा नहीं है। राजनीतिक अड्डा आपका डेवलपमेंट हो सकता है, आपके स्कूल के बच्चे का स्कूल हो सकता है, आपके हेल्थ हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ हो सकता है। तो आप इस पे भी बातें क्या कर सकते हैं। तो कोई तो था जो इस चीज पे बातें कर रहा था, ठीक है ना, वो रख भी रहा है। और जीविका दीदी का भी बात किया कि जो जीविका दीदी को 10,000 रुपया मिला है, अब क्या उनको 2 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो ऑफिसर लोग अपना जीविका दीदी से जबरदस्ती वोट दिलवाया, फिर उसको ये किया, तो क्या अब उसका होने वाला है। तो एक तरीके से जितने भी सवाल उठाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे देखकर लगता है कि जन स्वराज क्या बनने वाला है, बिहार के अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स वो बन जाएगा, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्या होगा, वो बन जाएगा, और एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बिहार की जनता को आज या कल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये बेसिक बात समझ में आ गया, जिस तरीके से पूरा एजेंडा चल रहा है। आई होप ये बेसिक बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।